हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अपने अपने घरों में अपने परिवार के साथ स्वस्थ होंगे। एक ऐसा टॉपिक जो काफ़ी मुश्किल है मगर बहुत ज़रूरी है इस वक्त इस टॉपिक को समझना और समझाना, क्योंकि सोशल मीडिया पे ऑलरेडी बहुत लंबी चौड़ी लड़ाई शुरू हो चुकी है, गाली गलौज होनी शुरू हो चुकी है। और ये वो लोग हैं जिन्होंने ना ही इस कानून के बारे में कुछ पढ़ा है, ना ही वो किसान से उनका कोई लेना देना है। ये सिर्फ एक पार्टी, एक फिरके को वो कोशिश कर रहे हैं सपोर्ट करने की और अपने आप को सही और सामने वाले को गलत साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ इतना है कि चाहे आप इसके पक्ष में हो या खिलाफ हो, मगर आपको जानकारी होनी ज़रूरी है, तभी आप सही फैसला कर पाएंगे। हो सकता है वीडियो थोड़ा सा लंबा हो, पर मैं कोशिश करूंगा इंफॉर्मेटिव ज़रूर होगा। आइए शुरू करते हैं। फिलहाल इस वक्त देश के किसान के पास तीन रास्ते हैं, तीन जरिए हैं जिसके जरिए वो अपनी फसल को बाजार में उतार सकता है। और ये तरीके पिछले 60 से 65 सालों से इस्तेमाल किए जा रहे हैं। पहला है लोकल मार्केट्स, दूसरा है एपीएमसी यानी कि सरकारी मंडियां, और तीसरा है एमएसपी यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जो सीधा सरकार खरीदती है। तो आइए जानते हैं कि इन तीनों में फर्क क्या है। लोकल मार्केट से मतलब होता है कि मान लीजिए कोई छोटा किसान जो 50 किलो टमाटर उगा रहा है, उसको अपना 50 किलो टमाटर बेचने के लिए स्पेशली ये सरकारी मंडी में जाने की जरूरत नहीं है। वो चाहे तो अपने आसपास के एरिया में ही लोकल मंडी या लोकल मार्केट में ही उसको आसानी से बेच सकता है। चलिए बात करते हैं एपीएमसी की, यानी कि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी। हिंदी में इसे मंडी या बाजार समिति के नाम से भी जाना जाता है। इसकी ज़रूरत पैदा ही क्यों हुई? जब भारत आज़ाद हुआ तो साहूकार और ज़मींदारों का कब्जा हर जगह था। किसान जब साहूकारों से कुछ पैसे खेती करने के लिए उनसे उधार लेते थे, बदले में जब वो खेती या कर्जा नहीं चुका पाते थे तो जो ये साहूकार हुआ करते थे या ज़मींदार जो होते थे, ये किसान की फसल पर जब फसल बड़ी हो जाती थी उसको कटवा कर उस पर कब्जा कर लेते थे। ऐसे में किसान के पास ना ही फसल होती थी ना ही पैसा, और इस तरीके से धीरे धीरे वो ज़मीन भी साहूकार अपने कब्जे में ले लेते थे। तो ऐसे में 1958 में जब हरित क्रांति यानी ग्रीन रेवोल्यूशन आया, सबसे पहले एपीएमसी यानी कि मंडियों का गठन किया गया। सरकार ने बोला कि किसान को कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको अपना सारा सामान, अपना जो भी फसल आपकी है, आपको लाना है इस मंडी में। यहाँ बैठे हुए ट्रेडर्स, बिचौलिए कह सकते हैं, आड़तिए कह सकते हैं, ये लाइसेंसी होते हैं जो सरकार इन्हें लाइसेंस इशू करती है। ये बैठकर आपके सामान, आपकी जो फसल है उस पर बोली लगाएंगे। जो सबसे ज़्यादा बोली लगाएगा आप फसल उसे बेच दीजिएगा। सुनने में काफ़ी अच्छा लगता है, किसान भी काफ़ी खुश हुआ, मगर क्या ये सच है? क्या ये सही तरीके से काम कर रहा है या नहीं? इस पे आगे बात करेंगे। तो ये था एपीएमसी की ज़रूरत इसलिए पड़ी। चलिए अब बात कर लेते हैं एमएसपी की। एमएसपी यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस, यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य। होता दरअसल ये कुछ फसलें सरकार ने ऐसी रखी हुई हैं जिन पर सरकार पहले से ही इनके जो है प्राइस तय कर लेते हैं। होता ये, मान लीजिए अगर सरकार ने गेहूं 25 रुपये किलो लेने का, यानी कि 25 रुपये किलो एमएसपी कर दिया, भविष्य में जब फसल बाहर आएगी बाजार में, अगर वो 10 रुपये किलो अगर बिक रहा होगा तो सरकार उनसे 25 रुपये किलो में ही खरीदेगी। इसे कहते हैं एमएसपी। और ये सारी फसल जाती है एफसीआई यानी कि फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के गोडाउन्स में, जहाँ पर यही फसल, यही गेहूं, यही चावल आपको, यानी कि हम सबको बीपीएल जो बिलो पॉवर्टी लाइन कार्ड धारक होते हैं, उनको ये वहाँ से दिया जाता है और डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। जब सब कुछ इतना अच्छा है, सरकारी मंडियां हैं, सरकार भी एमएसपी पे आपसे खरीदने को तैयार है, आप लोकल भी जाकर बेच सकते हैं, जब सब कुछ, इतनी सारी सुविधाएं किसान के पास है, तो किसान आखिरकार ऊपर उठ क्यों नहीं पाया? क्या ऐसा तो नहीं है इन्हीं जो कानून ये जो बनते आए, जो चलते आए, इन्हीं में से कई लूप होल्स में से फायदा उठाया जा रहा है और किसान को एक्सप्लॉइट किया गया पिछले 70 सालों में? इसी वजह से आज किसान आज भी खुदकुशी करने को मजबूर है, आज भी कर्जा लेने को मजबूर है। तो चलिए सिनेरियो 1 देखते हैं। सिनेरियो 1 में किसान के पास छोटी सी फसल हुई, उसने अपने लोकल मार्केट में जाकर आसानी से बेच दिया। सिनेरियो 2 में रमेश नाम के किसान के पास, उसने 1 क्विंटल गेहूं बेचने के लिए अपने ट्रैक्टर में सामान लादा और वो सरकारी मंडी की तरफ बढ़ चला।
जब सरकारी मंडी पहुंचा तो किसान के मन में था कि मैं जाऊंगा, अपना सामान बेचूंगा, बोली लगवाऊंगा, जो ऊंची बोली लगाएगा उसको अपना गेहूं देकर मैं घर वापस आ जाऊंगा। पर वहां ऐसा हुआ नहीं। रमेश जब मंडी में पहुंचा तो रमेश ने भाव पूछा तो भाव वहां पर 15 रुपए किलो बताया गया। तो जब 10 आड़ती उसके सामने आए बोली लगाने के लिए, तो किसी भी आड़ती, किसी भी बिचौलिए ने 15 रुपए से ऊपर बोली लगाई ही नहीं। तो मजबूरन जो किसान, जो रमेश उम्मीद कर रहा था 25 से 30 रुपए किलो, वो उसे 15 रुपए के रेट से ऊपर मिल ही नहीं रहा था। अब रमेश के पास रास्ता है, या तो वो उसे वहीं चुपचाप से बेच दे, अपने घर आ जाए, या रास्ता दूसरा है कि वो सरकारी गोदाम में जाकर पता करे कि वहां पर उसका गेहूं बिक सकता है या नहीं। तो जब रमेश यहां से अपना ट्रैक्टर लेके सरकारी गोदाम में जाता है, यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस की बात हम करें, एमएसपी की बात कर रहे हैं, वहां पर बैठे सरकारी बाबू जब रमेश को देखते हैं तो रमेश से बोलते हैं कि हमारे गोदाम में जगह इस वक्त नहीं है, तो तुम्हारा गेहूं हम अभी नहीं खरीद सकते। जैसे ही गोदाम में जगह बनेगी हम आपको इत्तला कर देंगे, आपको इन्फॉर्म कर देंगे और आप आकर अपना गेहूं बेच दीजिएगा। अब रमेश के पास एक चारा है, या तो 50 किलोमीटर जहां से अपना ट्रैक्टर लेके आया वापस वहीं लौट जाए ट्रैक्टर के साथ, या थोड़ा सा नुकसान उठाकर इस गेहूं को मंडी में बेचकर घर चला जाए। ज्यादातर केसेस में ऐसे ही किसान होते हैं जो फ्रस्ट्रेशन में, खुंदक में आकर अपना सारा अनाज या तो नाले में बहा देते हैं, या नदियों में बहा दिया, बर्बाद कर देते हैं। क्योंकि इसी तरीके से ये बिचौलिए और ये सरकारी बाबू सांठ-गांठ आपस में करके इन किसानों का शोषण करते हैं। इसमें जो चीज ऐड की गई है वो है कि इसमें अब रिटेलर्स और होलसेलर्स डायरेक्टली फार्मर्स से खरीद सकते हैं, यानी कि किसान मंडी को बाईपास करके सीधा रिटेलर्स और होलसेलर्स को अपना माल बेच सकता है। चलिए अब बात करते हैं दूसरे कानून की, यानी कि दूसरा बिल जो था उसका नाम है द फार्मर एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज, ब्रैकेट में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग बिल, आसान भाषा में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग बिल। तो जैसे ही इसका नाम कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग बिल है, इसका मतलब ये है कि बड़ी बड़ी कंपनियां सीधा किसानों के साथ कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू फार्मिंग कर सकती है। फॉर एन एग्जांपल, मान लीजिए लेज की कंपनी को प्रोडक्शन के लिए तकरीबन काफ़ी ज़्यादा आलू की डिमांड होती है, तो वो एक ऐसे किसान से कांटेक्ट करते हैं जिसके 10 बीघे ज़मीन है और वो बहुत अच्छी क्वालिटी के आलू उगा सकता है। तो कंपनी डायरेक्ट कांटेक्ट करती है किसान के साथ कि हमें आपसे इतना आलू चाहिए और हमें इस क्वालिटी का आलू चाहिए। रेट पहले से डिसाइडेड होगा, कॉन्ट्रैक्ट बना लिया जाएगा, मार्केट के अकॉर्डिंग जो भी रेट उस वक्त चल रहा होगा, मान लीजिए 25 रुपये किलो पे तय कर लिया जाता है कि हम आपसे आलू खरीदेंगे। भविष्य में अगर किसी भी कारणवश अगर अमाउंट, यानी कि आलू की खपत बहुत ज़्यादा हो जाती है पैदावार, और मार्केट में रेट नीचे आ जाता है, तो भी किसान को 25 रुपये किलो पे ही कंपनी को बेचना पड़ेगा। या किसी कारण अगर आलू की पैदावार बहुत कम होती है और मार्केट में आलू का रेट 35 या 40 रुपये किलो चल रहा है, तो भी किसान को कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू इसी रेट पर बेचना पड़ेगा इस कंपनी को। किसान को प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर इसके पास एमएसपी का ऑप्शन भी था, जहाँ पर मंडी में अगर बेचने में इंटरेस्टेड नहीं है तो एमएसपी पर जाकर भी आप बेच सकते थे, सरकारी जो गोदाम होते थे। मगर यहाँ पर जब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होगी तो यहाँ पर आपको कॉन्ट्रैक्ट के साथ ही रहना पड़ेगा, आपके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। इसीलिए किसान एमएसपी को लेकर यानी कि काफ़ी चिंतित है। अगर एमएसपी को हटा दिया गया तो उनका एक रास्ता ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। इसमें एक छोटा सा कैच है। मान लीजिए XYZ रीज़न से लेस कंपनी बंद होने की कगार पे है या अपने कॉन्ट्रैक्ट से मुकर जाती है कि मुझे आपसे आलू नहीं खरीदना, और ये वाइसा वर्सा किसान भी अगर बोल देता है कि मुझे बाजार में 40 रुपये किलो मिल रहा है तो मैं आपको 25 क्यों दूं, क्या पता किसान मुकर जाता है। तो ऐसे में क्या होगा? ऐसे में होना ये है कि जो एग्रीमेंट होगा ये होगा मंडी ऑफिसर्स के सामने, यानी कि वही मंडी ऑफिसर्स जो किसान का ऑलरेडी शोषण करते हुए आ रहे थे। तो
सोचने की बात यह है कि मंडी ऑफिसर है वो क्या एक बड़ी ब्रांड का साथ देगा या एक छोटे किसान का साथ देगा, बिकॉज बड़ी कंपनी मंडी ऑफिसर को बहुत कुछ फायदा दे सकती है। ऐसे में मंडी ऑफिसर हो सकता है कंपनी की तरफ यानी कि झुकाव उसका उस तरफ ज्यादा रहे और उनके हक में फैसला सुना दे। तो ये भी एक छोटी सी जो प्रॉब्लम है जो किसानों को सोचने की जरूरत है और सरकार को भी इस पर ध्यान देने की जरूरत है। तीसरे बिल की बात करें तो इसका नाम है इसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट बिल, यानी कि फ्रीडम ऑफ स्टॉकिंग्स। ये 1955 में ये बिल इंट्रोड्यूस किया गया था। दरअसल उस वक्त काला बाजारी और बहुत ज़्यादा स्टोर करके जो होलसेलर्स हुआ करते थे, स्टोर करके चीज़ों को रखते थे और मार्केट में इससे रेट बढ़ता था और सडनली महंगाई ऊंची हो जाती थी। तो उसी चीज़ को नज़र में रखते हुए सरकार ने उस वक्त ये बिल इंट्रोड्यूस किया, जिससे सरकार हर साल एक लिस्ट इशू करती है जिसमें जिन जिन चीज़ों का नाम होगा इनको आप स्टॉक नहीं कर सकते हैं। अभी रिसेंटली मार्च 2020 में सरकार ने सैनिटाइज़र और मास्क को इस लिस्ट में शामिल किया था, जिसकी वजह से कहीं भी अगर इसकी कालाबाजारी या स्टोर किए हुए पकड़े जाओगे तो आप पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। तो फिलहाल सरकार ने इस लिस्ट में बहुत ज़्यादा रियायत दी है और उनका कहना यह है कि हम चाहते हैं कि किसान भी अपनी चीज़ों को, अपनी फसल को ही स्टोर करके रख सके और अपनी मर्जी से बेच सके। ये सरकार की दलील है। मगर सच बात तो ये है कि किसान, वो गरीब किसान जिसकी छत भी अक्सर टपकती रहती है, उसके पास अपनी फसल रखने के लिए जगह कहाँ होगी। और सरकार ये कहती है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ आप इसमें युद्ध में और आपातकालीन यानी कि इमरजेंसी में और वॉर के समय आप स्टोर नहीं कर सकते हैं चीज़ों को, अदरवाइज आप स्टोर कर सकते हैं। एक तरीके से इनडायरेक्टली या डायरेक्टली ये काला बाजारी को फरोख्त देने वाला कानून है। और पर्सनली मुझे ये चीज़ पसंद नहीं आई, बिकॉज अगर आप चीज़ों को स्टोर करने की परमिशन दे देते हो तो यहाँ पर कानून का मिसयूज़ करने वाले बहुत ज़्यादा लोग हैं। किसान को इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा बिकॉज उसके पास स्पेस नहीं होता स्टोर करने का। फिर से वही होलसेलर्स, रिटेलर्स, मंडी वाले जो बिचौलिए जिन्होंने बहुत बड़े बड़े गोदाम बना रखे हैं, ये लोग ही इसका फ़ायदा उठाएंगे और किसान को फिर से यहाँ पर नुकसान खाना पड़ेगा। जो लोग इस वक्त धरने के खिलाफ हैं या इस आंदोलन के खिलाफ हैं, उन सबको सिर्फ एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ। भारत एक लोकतंत्र है और लोकतंत्र में सबको अपनी बात शांतिपूर्वक रखने का हक है। जी हाँ, शांतिपूर्वक। अगर कोई किसी तरीका का दंगा फसाद अगर इस आंदोलन में होता है तो मैं सिर्फ ये बता दूं, ये नुकसान सिर्फ और सिर्फ किसानों को देगा। ये किसी और को नुकसान नहीं करेगा, सिर्फ किसानों को नुकसान करेगा, क्योंकि बहुत मुश्किल से ऐसे आंदोलन चलते हैं और अगर कुछ बेकार लोगों की वजह से अगर इस आंदोलन को नुकसान पहुंचता है तो वो सीधा किसान को नुकसान पहुंचेगा। तो ऐसे में किसानों को समझने की ज़रूरत है कि अगर ऐसे कुछ उपद्रव या कुछ ऐसे लोग, ऐसे एलिमेंट्स इस आंदोलन के बीच में हैं जो मारपीट करके, जो किसी पर्टिकुलर पार्टी के अगेंस्ट या किसी गवर्नमेंट के अगेंस्ट अपना मुद्दा चला रहे हैं, अपना मैनिफेस्टो चलाने की कोशिश कर रहे हैं, किसानों को समझदार होने की ज़रूरत है और ऐसी चीज़ों को साइड में रखें, इग्नोर करें और इनको, आपका जो एक बहुत अच्छा आंदोलन चल रहा है, इसको हाईजैक होने से रोकें। अक्सर हमारे देश में कानून तो बन जाते हैं और उनको सीधा ही अप्लाई कर दिया जाता है विदाउट एनी सेकंड थॉट कि इसके रेपरकशंस क्या होंगे, इसका नुकसान क्या होगा, इसका फ़ायदा क्या होगा, सीधे अप्लाई कर दिया जाता है। इसी वजह से बहुत ज़्यादा क्योस लोगों में हो जाता है और हर तरफ हाहाकार मच जाती है। तो सरकार को ज़रूरत है इस वक्त कि बैठे, सोचे, समझे, किसानों के साथ मीटिंग करे, उन्हें समझाए, उनके फ़ायदे की बात समझाए और तब इस कानून को आगे अच्छे से सहमति के साथ बढ़ाए। थैंक यू सो मच। उम्मीद करता हूँ आप ही सभी को ये वीडियो पसंद आएगा। अगर आया होगा तो प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा, नहीं आया होगा तो कोई बात नहीं, लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। प्लीज़ टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।